नमस्कार दोस्तों। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रस्तावना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन। यह कहानी शुरू होती है मेरी कॉलेज जिंदगी से। उन दिनों में लॉस एंजलिस के एक बड़े और आलीशान होटल में बतौर वेटर का काम करता था। अक्सर वहाँ एक शख्स आया करता था। वह तकनीकी दुनिया का उभरता सितारा था। उम्र में 20 साल से थोड़ा ही बड़ा, लेकिन उसके पास पहले से ही 50 से अधिक पेटेंट थे। उसने कई कंपनियां शुरू की थी और खूब पैसा कमाया था, मगर उसकी संपत्ति से उसका रिश्ता मुझे अजीब और बचकाना लगता। उसे देखकर असुरक्षा और अपरिपक्वता का आभास होता। वह हमेशा सैकड़ों डॉलर की मोटी गड्डियां लेकर घूमता। जहां भी जाता सबको दिखाना चाहता था कि उसके पास कितना पैसा है। कभी वह किसी दोस्त के साथ होटल की लॉबी में आता, नोटों की गड्डी उठाकर हवा में फेंक देता और कहता, जाओ पास की दुकान से जो चाहे खरीद लो, यहाँ से निकलो और $1000 की सोने के सिक्के ले आओ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बार उसने सचमुच सोने के सिक्के खरीदे और अपने साथी के साथ पास की गली में जाकर उन्हें सड़क पर उछाल दिया। राहगीरों की भीड़ सिक्कों पर टूट पड़ी। कुछ लोग खुशी से चिल्लाए, कुछ धक्का मुक्की में गिर पड़े। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी और इस सब का कारण था बस एक अमीर लड़के का मजाक। फिर भी अजीब बात यह थी कि होटल का स्टाफ उसकी हरकतों पर मुस्कुराता। वे उसे शरारती धनी लड़का मानकर टाल देते, क्योंकि उनके लिए उसका पैसा सब कुछ छुपा देता था। कुछ दिनों बाद होटल में उस युवा लड़के ने एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने गुस्सा करते हुए कहा, यह लैंप $500 का था और इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अमीर युवक ने कहा, क्या तुम्हें $500 चाहिए? युवक ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से मोटी गड्डी निकाली और वहां खड़े मैनेजर को पकड़ाते हुए कहा, यह लो पूरे $5000। अब मेरे सामने झुककर माफ़ी मांगो और याद रखना, दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश मत करना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा व्यवहार आखिर कितने दिन तक चल सकता था, और जवाब है बहुत लंबे समय तक नहीं। कुछ ही वर्षों बाद उसकी यह चमक दमक मिट गई। दरअसल इस किताब का मूल आधार यही है कि धन और संपत्ति केवल समझदारी से किए गए फैसलों का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह अधिकतर व्यवहार और मानसिकता से तय होते हैं। हम चाहे कितनी ही जानकारी हासिल कर ले, लेकिन अगर हमारी भावनाओं पर काबू नहीं है तो हम लंबे समय तक संपन्न नहीं रह सकते। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अमीर बन जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो विद्वान होते हुए भी धन प्रबंधन में असफल साबित होते हैं, क्योंकि धन का असली खेल व्यवहार और निर्णय क्षमता का है, ना कि केवल किताबों की बुद्धि का। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ रोनाल्ड रीड की। वहाँ अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में जन्मे थे। उनका परिवार बहुत सामान्य था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक गैस स्टेशन पर काम करने लगे और साथ ही चौकीदारी भी करते थे। रात दर रात उन्होंने लोगों की कारों में पेट्रोल भरा, शिफ्टें की और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारी। दिखने में वे बहुत साधारण थे और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके भीतर असाधारण धैर्य और अनुशासन छुपा हुआ है। 38 साल की उम्र तक वे गैस स्टेशन पर काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने और सादगी से जीना शुरू किया। 50 की उम्र में भी वे वैसी ही सरल जीवन शैली अपनाए रहे। लेकिन जब 2014 में उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया चौंक गई। लोगों ने पाया कि यह साधारण चौकीदार और गैस स्टेशन का कर्मचारी अपनी सादगी और धैर्य के बल पर $8 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ गया। रोनाल्ड रीड ने यह संपत्ति किसी लॉटरी या अचानक मिले धन से नहीं बनाई थी, बल्कि सालों साल तक लगातार छोटे निवेश करते रहे, और यही धैर्य, यही निरंतरता उन्हें असाधारण बनाती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मृत्यु के समय उनकी संपत्ति करोड़ों में होती है। रोनाल्ड रीड भी उन्हीं में से एक थी। जब उनका निधन हुआ तब उन्होंने पीछे लगभग $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी। रीड ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $2 मिलियन से अधिक का दान दिया। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि आखिर यह साधारण चौकीदार और गैस स्टेशन का कर्मचारी इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ से ले आया। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। ना तो उन्होंने कभी कोई बड़ी लॉटरी जीती थी
और न ही किसी अचानक मिले खजाने पर उनका हक था। रीड ने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी धन अर्जित किया वह लंबे समय तक छोटे छोटे निवेशों और धैर्य से की गई बचत का परिणाम था। उनकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक पहुंच गई। यही नहीं, उनकी मृत्यु के कुछ ही महीनों पहले एक और नाम सुर्खियों में था, रिचर्ड फुस्कोन। फुस्कोन एक बिल्कुल अलग तरह का इंसान था। उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी और एमबीए की डिग्री भी ली थी। बिजनेस जगत में वे इतने सफल हुए कि सिर्फ 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्ति का ऐलान कर दिया। पूर्व मेरिल लिंक के सीईओ ने उन्हें अत्यंत कुशल और बेहतरीन प्रबंधक करार दिया था। कई बार वे सबसे सफल उद्यमियों की सूची में भी शामिल हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद हालात पलटे। वर्ष 2000 से पहले फुस्कोन ने कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट का एक विशाल महल नुमा घर बनाना शुरू किया। 11 बाथरूम, 2 लिफ्टें, 7 गैरेज और 9 फायरप्लेस के साथ यह घर विलासिता की मिसाल था। मासिक खर्चा भी $90,000 से अधिक था। फिर आया 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट। इस संकट ने कई लोगों की वित्तीय स्थिति हिला दी, लेकिन फुस्कोन की संपत्ति को तो जमीन पर ला दिया। बहुत ऊंचे कर्ज और अनियंत्रित खर्चों ने उन्हें घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरकार 2008 में उन्होंने न्यायालय में जाकर कहा, इस समय मेरी कोई आय ही नहीं है, और इस तरह जो कभी ऊंचाइयों पर था उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। एक और रोनाल्ड रीड थे, साधारण काम करने वाला, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करने वाला। और दूसरी ओर रिचर्ड फुस्कोन, ऊंचे पद, बड़ी डिग्री और भव्य जीवन शैली वाला व्यक्ति, जो एक संकट में सब कुछ खो बैठा। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि संपत्ति और स्थिरता सिर्फ बुद्धिमत्ता या पद से नहीं आती, बल्कि व्यवहार, धैर्य और सोच से तय होती है। रीड और फुस्कोन की कहानी आगे और दिलचस्प मोड़ लेती है। 2014 में जब फुस्कोन की आलीशान हवेली जब्त की गई, तब तक हालात बहुत बदल चुके थे। अपनी संपत्ति दान करने से केवल 5 महीने पहले ही उनके शानदार घर, जहां इंडोर स्विमिंग पूल और पहाड़ों के दृश्य वाला आलीशान कक्ष था, पर बंधक कब्जा हो गया। कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका था कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी नीलामी कर दी। यहीं पर इन दोनों व्यक्तियों की सोच और नतीजे एकदम अलग दिखाई देते हैं। रोनाल्ड रीड की साधारण और बिना दिखावे वाली आदतें थी, वहीं रिचर्ड फुस्कोन की जिंदगी लालच और दिखावे से भरी हुई थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी आलोचना नहीं है। असल मायने यह है कि वित्तीय निर्णय कितने अप्रत्याशित और अनोखे हो सकते हैं। ऐसा दूसरा कोई क्षेत्र शायद ही हो जहां बिना किसी विशेष डिग्री, प्रशिक्षण या ऊंचे संपर्कों के भी कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई छू सके। आप कल्पना कीजिए, क्या कभी यह संभव हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति किसी प्रसिद्ध सर्जन से बेहतर ऑपरेशन कर दे, या कोई व्यक्ति बिना वास्तुकला की पढ़ाई किए गगनचुंबी इमारत बना दे? ऐसा तो सोचना भी असंभव है, लेकिन निवेश की दुनिया अलग है। यहाँ ऐसा मुमकिन है कि एक मामूली चौकीदार करोड़ों का मालिक बने, जबकि ऊंचे पद पर बैठा प्रशिक्षित प्रबंधक कंगाल हो जाए। इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, वित्तीय सफलता का परिणाम केवल बुद्धिमत्ता और प्रयास से नहीं तय होता, भाग्य और परिस्थिति भी इसमें बड़ा हिस्सा निभाते हैं। और दूसरा, और यह तो आम सच्चाई है, पैसे के मामले में कोई कठोर विज्ञान नहीं है। यह ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, ना कि आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं। यानी यह व्यवहारिक समझदारी है जो असली अंतर पैदा करती है। इसी व्यवहारिक समझ को मैं धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूँ, और यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, आपको ऐसी कहानियों के जरिए यह एहसास कराना कि वित्तीय सफलता का आधार सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं, बल्कि व्यवहारिक कौशल है। रीड से लेकर फुस्कोन तक और इनके बीच आने वाली तमाम कहानियाँ यही सिखाती है कि हमें बेहतर और समझदारी से आर्थिक फैसले कैसे लेने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी महसूस किया है, असली ताकत व्यवहारिक समझदारी में होती है। वित्त का अध्ययन अक्सर गणित आधारित विषय के रूप में सिखाया जाता है, जहां तालिकाएं, आंकड़े और सूत्र आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। वास्तविकता में लोगों के फैसले उनके अनुभवों और परिस्थितियों से तय होते हैं, न कि केवल किसी फॉर्मूले से।
व्यक्तिगत वित्त का यह सच है कि इसमें आपको यह बताया जाता है कि आपके पास आपातकाल के लिए 6 महीने की बचत होनी चाहिए या आपकी आय का कम से कम 10% निवेश होना चाहिए। आपसे यह भी कहा जाता है कि ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। लेकिन असली चुनौती यह है कि जब तक आप इन बातों को खुद अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपका दिमाग पूरी तरह नहीं समझ पाता कि इनका असर क्या है। दुनिया में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो हर इंसान को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उसमें रुचि ले या नहीं: स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ रहा है। नई खोजों ने इंसान के जीवन काल को लंबा कर दिया है और शरीर से जुड़ी कई पुरानी धारणाएं बदल दी है। नतीजा यह है कि पहले से कहीं अधिक लोग स्वस्थ हैं। दूसरी ओर धन और वित्त का क्षेत्र है। निवेश, व्यक्तिगत पैसा, व्यवसाय और प्रबंधन यह पूरी तरह अलग कहानी कहता है। पिछले कुछ दशकों में विश्वविद्यालय में सबसे होशियार दिमाग इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे विषयों में जुटे रहे। क्या इस वजह से हम बेहतर निवेशक बने? मेरे हिसाब से इसका उत्तर है नहीं। हमने जरूर सामूहिक तरीकों से खेती में सुधार किया, बेहतर फसलें उगाई, कुशल मजदूर और वैज्ञानिक तैयार किए, लेकिन क्या इन सारी प्रगति ने हमें व्यक्तिगत वित्त में बेहतर निर्णय लेना सिखाया? क्या इससे हमारी कर्ज में डूबने की संभावना कम हुई, या क्या इसने हमें बुरे दिनों के लिए बचत करने की आर्थिक क्षमता दी? अब सवाल यह है कि क्या हम सबके सामने आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या फिर धन संपत्ति और ऐशो आराम ही हमारे सुख का वास्तविक साधन है? असल में यह विचार करना जरूरी है कि पैसा हमारी खुशियों और संतोष के लिए क्या मायने रखता है और इस विषय पर हमारी सोच कितनी व्यवहारिक है। मैंने जब इस मुद्दे को और गहराई से परखा तो पाया कि इसका कोई ठोस प्रमाण या निर्णायक निष्कर्ष मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम धन संपत्ति को उसी नज़र से नहीं देखते जैसे हम भौतिक विज्ञान को देखते हैं। वहाँ तो सब कुछ नियमों और सिद्धांत के साथ चलता है, लेकिन धन और संपत्ति की समझ मानव मनोविज्ञान की तरह है, भावनाओं, आदतों और बार बार की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संचालित। और यही कारण है कि यह विषय न केवल दिलचस्प है बल्कि जरूरी भी, क्योंकि पैसा हर जगह मौजूद है। यह हर व्यक्ति को प्रभावित करता है और हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और जीवन शैली पर गहरा असर डालता है। जब लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, आत्मविश्वास और खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो पैसे से जुड़ी बातें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए वित्त को केवल एक तकनीकी विषय नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन मानना चाहिए जो हम सबको गहराई से छूता है। धन संपत्ति का मनोविज्ञान विषय के प्रति मेरा आकर्षण भी इसी सोच से विकसित हुआ। पिछले दशक भर में मैंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। मैंने वित्तीय संकटों पर लिखना तब शुरू किया जब 2008 का वैश्विक संकट सामने आया था। यह समय जिसे अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक कहा जाता है। इस संकट ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर हमारे साथ क्या घट रहा है। पहली चीज़ जो साफ हुई वह यह थी कि आर्थिक स्थिति को केवल आंकड़ों और सूत्रों के आधार पर समझना संभव नहीं है। वित्त एकदम गणित जैसा सटीक विज्ञान नहीं है जो किसी नियम से चलता हो, बल्कि यह लोगों के व्यवहार, उनके निर्णयों और उनकी भावनाओं से आकार लेता है। मैंने जितना भी अध्ययन और लेखन वित्तीय संकटों पर किया, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि असली समझ संख्याओं और नियमों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान और इतिहास की दृष्टि से मिलती है। यानी कि अगर हमें धन और संपत्ति को सही मायने में समझना है तो इसे केवल वित्तीय गणनाओं के बजाय मानव व्यवहार और अतीत के अनुभवों के संदर्भ में देखना होगा। और यही संदेश है, पैसे को केवल संख्याओं और नियमों से नहीं बल्कि इंसान की सोच, भावनाओं और अनुभवों के माध्यम से समझना ही सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम यह समझना चाहते हैं कि लोग कर्ज के बोझ तले क्यों दब जाते हैं, तो इसके लिए आपको ब्याज दरों की जटिल गणनाएं करने की जरूरत नहीं है। असल जरूरत है इस बात को जानने की लालच, डर, असुरक्षा और उम्मीदों ने इतिहास में किस तरह इंसानों के फैसले को प्रभावित किया है। जब हम निवेश या बचत की बात करते हैं तो भविष्य के रिटर्न को लेकर जटिल आंकड़े समझने से कहीं अधिक अहम है यह देखना कि किसी आर्थिक संकट के समय आपका परिवार और समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा।
क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो आपके मन में उठने वाला भय आपके पूरे निवेश को खतरे में डाल सकता है। मुझे वॉल्टेयर की यह उक्ति हमेशा बहुत सार्थक लगी। इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, इंसान हमेशा खुद को दोहराता है। जब पैसे की बात आती है तो यही हमारी वास्तविकता है। 2018 में मैंने धन संपत्ति से जुड़ी 20 सबसे अहम गलतियों, पूर्वाग्रहों और मानवीय व्यवहारों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में मैंने दिखाया कि लोग अपने रोजमर्रा के आर्थिक फैसलों में किन बातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसका शीर्षक था धन संपत्ति का मनोविज्ञान। चौंकाने वाली बात यह रही कि वह रिपोर्ट लाखों लोगों ने पढ़ी और सराही। यही कारण है कि आगे चलकर मैंने इसे और गहराई से समझाने के लिए इस किताब को लिखा। इस किताब के इन पन्नों में आपको वे 20 अध्याय मिलेंगे जिनमें हर अध्याय धन संपत्ति की मानसिकता से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहलुओं को उजागर करता है। प्रत्येक अध्याय अपने आप में स्वतंत्र है, जिसे आप चाहे तो शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं या बीच से कोई भी हिस्सा उठाकर समझ सकते हैं। यह किताब किसी अकादमिक पाठ्य पुस्तक की तरह भारी भरकम नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से लिखा गया है कि हर पाठक सीधे जुड़ सके। क्योंकि ज़्यादातर अर्थशास्त्र की किताबें 300 पन्नों की तकनीकी भाषा में उलझी रहती हैं, लेकिन यहाँ आपको छोटी छोटी कहानियों और सटीक उदाहरणों के जरिए सीखने को मिलेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैसा और मनुष्य का व्यवहार किस तरह एक दूसरे को आकार देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस ऑडियो बुक समरी में आपको क्या पसंद आया और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।